तो यार अब तक तो यूकिम एक के बाद एक स्किल का इस्तेमाल करके एस्मोडियस डीमन पे लगातार और बार बार बारी चलते जा रहा होता है मेरे भाई लोगों। मगर जब एस्मोडियस डीमन को भी एहसास हो जाता है कि वो यूकिम के खिलाफ नहीं जीत सकता, तो वो यहाँ पर यूबिन के जिस्म को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से यूकिम से एक गलती हो जाती है और ये गलती यूकिम पर बहुत बुरे तरीके से बारी पड़ती है, जिस पर लो यहाँ पर मजबूरन कहता है कि अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अब यूबिन को नहीं बचा सकते, मेरी मानो तो उससे मार डालो। और अब इस घटन सिचुएशन में यहाँ पर यूकिम को फैसला लेना पड़ रहा होता है कि तभी देखते ही देखते इसी सख्त कंडीशन की वजह से और इस बढ़ते हुए प्रेशर से यूकिम के अंदर से सोई हुई उसकी शैतानी आत्मा जाग जाती है और इस डार्क यूकिम की जागने की ही देर होती है कि यही से शुरू होता है मौत का खेल। और जिस तरीके से यूकिम लड़ रहा होता है ये बताना मुश्किल होता है कि यहाँ पर कौन है असली डीमन। वेल दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो की गहराइयों में समा भी जाए, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द और लंबी चाहते हैं तो इस वीडियो पे जितने ज्यादा लाइक और कमेंट कर सकते हैं कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और बदले में आपको आपकी वीडियो मिलेगी। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हम देख पाते हैं सुजिन की बॉडी को एस्मोडियस डीमन ने अपने बस में कर रखा होता है। पर यहाँ पर थोड़ी देर में यूकिम को एहसास होता है कि असल में ये कोई मामूली डीमन नहीं है बल्कि हरामी डीमन का मालिक है ये, जिस वजह से एस्मोडियस डीमन यहाँ पर सुजिन की बॉडी का इस्तेमाल करके कभी उसके संतरों को टच कर रहा होता है तो कभी अपने आप को नीचे उंगलियां दे रहा होता है, जो सब देखकर यूकिम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये हरामी डीमन हमसे लड़ना चाहता है या फिर हमारे साथ करना चाहता है। पर चाहे भले ही वो कितना भी हरामी हो, यहाँ पर एडवाइजर ने यूकिम को एडवाइस देती है कि यूकिम अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। हाँ दोस्तों, वो यहाँ पर यूकिम पर चिल्लाते हुए कहती है कि अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, मैं तो कहती हूँ कि अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल लो। लेकिन हमारा यूकिम ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी होती, वो यहाँ पर एडवाइजर लिम को दीवार के सहारे बिठाते हुए कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तब और फिर तभी वो अपनी इनसाइड विजन का इस्तेमाल करके यूबिन के जिस्म के अंदर झांकने लगता है। इसके चलते ही उससे मालूम पड़ता है कि इस एस्मोडियस डीमन ने अभी भी पूरे तरीके से यूबिन के जिस्म को अपने कब्जे में नहीं किया। तो इसी वजह से यहाँ पर लो यूकिम को एडवाइस देता है कि अगर तुम यूबिन को बचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 10 या फिर 15 मिनट ही है। तो हाँ यार, अगर 10 और 15 मिनट में तुम एस्मोडियस पे बारी ना पड़े तो एस्मोडियस पूरे तरीके से अपनी फुल पावर में आ जाएगा और यूबिन का जिस्म हमेशा हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। जो सब देखकर यहाँ पर यूकिम समझ जाता है, जिस वजह से वो यहाँ पर फौरन से अपनी हाइपर एक्सेलरेशन पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी ओर अपनी जानलेवा स्पीड का इस्तेमाल करके बढ़ने लगता है। यूकिम कहता भी है कि हाइपर एक्सेलरेशन मोड का इस्तेमाल करते हुए मुझे काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस पावर को मैं बार बार और लगातार इस्तेमाल नहीं कर सकता। पर दिखने से तो लगता है कि मेरे पास यहाँ पर ज्यादा वक्त भी नहीं है, मुझे अभी कुछ करना होगा और इसी समय में रिजल्ट को प्रोड्यूस भी करना होगा। मैंने लो से काफी कुछ सीख रखा है, मैं उसी की टेक्निक का इस्तेमाल करके यहाँ पर सब कुछ खत्म तो कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक कदम आगे रहना होगा और स्पीड में भी ज्यादा तेज होना होगा। और जब यूकिम बस उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है, जब उसके और यूकिम के बीच में सारी की सारी दुनिया दूर हो जाती है, तभी यहाँ पर यूकिम पूरे तरीके से अपनी स्वॉर्ड को लहराने के लिए तैयार होता है, जबकि दूसरी तरफ से एस्मोडियस डीमन भी उसके वार को इंटरसेप्ट करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगता है। लेकिन दोस्तों, नजर चपकने की ही देर होती है कि यूकिम नजरों से ही गायब हो जाता है। हाँ, जो सब देखकर एस्मोडियस डीमन को पलके तक चिपकाने का वक्त नहीं मिलता और अगले ही समय में हम देख पाते हैं जहां पर लो के चेहरे में एक सेटिस्फेक्शन सी होती है। वो काफी ज्यादा फखर से कहता है, हाँ यूकिम, अब हुई ना बात, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा तेज हो जाओगे। हाँ दोस्तों, क्योंकि अगले ही पल में जब एस्मोडियस डीमन को एहसास होता है तब तक वो यूकिम के जंगल में फंस चुका होता है।
हम देख पाते हैं यूकिम उसके पीछे खड़ा होता है, जहां पर यूकिम ने अपनी डार्क सोर्ड को उसकी गर्दन की ओर ठहराया होता है। ना कि सिर्फ इतना, यूकिम उसे वार्न भी करता है कि जर्रा से भी यहाँ पर जर्रा से भी गलती करने की कोशिश तक मत करना। तभी हमें यहाँ पर यूकिम की आंखों के अंदर दिखाया जाता है, जहां पर हम देख पाते हैं यूकिम यहाँ पर फोरसाइट विजन का इस्तेमाल कर रहा होता है। जिन्होंने पिछले चैप्टर्स को देख रखा है उन्हें पता होगा कि फोरसाइट किस तरीके से काम करती है। हाँ दोस्तों, फोरसाइट विजन का इस्तेमाल करके यूकिम यहाँ पर फ्यूचर को देख सकता है, 1 या 2 सेकंड आगे का। पर लॉ ने उसे बहुत समय पहले समझाया भी था कि अगर तुम्हारा दुश्मन पहले से ज्यादा ताकतवर हो और काफी ज्यादा समझदार हो, बद से बदतर वो ऑलरेडी अपने दुश्मनों के आने वाले वार को पहले से अंदाजा लगा सकता हो, तो उसके आगे तुम्हारी ये फोरसाइट विजन किसी काम की नहीं होती। ये लेसन यहाँ पर लॉ ने बहुत पहले हमारे यूकिम को दिया था, जब लॉ ने अपनी बॉडी को अचीव कर लिया था। पर अब लॉ बताता है कि यूकिम, इस बार तुमने जिस तरीके से फोरसाइट का इस्तेमाल किया ये पहले से काफी ज्यादा डिफरेंट है। चाहे भले ही तुम्हारा दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, लेकिन इस बार तुमने जिस तरीके से अपनी फोरसाइट विजन का इस्तेमाल किया है, कोई भी दुश्मन तुम्हारे इस हमले का अंदाजा तक नहीं लगा सकता। सच कहूं तो यूकिम, तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया है। अगर आप लोग भी मेरी तरह सोच रहे हैं कि आखिर यूकिम ने ऐसा ही क्या कर दिया कि यहाँ तक लूसीफर भी इम्प्रेस हो गया है, तो यहाँ पर अगर सिंपल मायनों में मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूँ तो उसका यह मतलब है कि यूकिम ऑलरेडी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि वो पहले से ही इस विजन का इस्तेमाल किए बगैर ही अपने दुश्मन के अगले वार का अंदाजा लगा सकता है। जिस वजह से जब इसे फोरसाइट विजन के साथ कंबाइन किया जाए तो यूकिम आसानी से आने वाले सारे के सारे खतरों का अंदाजा तो क्या बल्कि उन्हें क्लियरली देख भी पाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर यूकिम ने लॉ को इस कदर इम्प्रेस कर दिया है, जिससे हमें ये थ्रू आउट मालूम पड़ता है कि आखिर यूकिम पहले से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। अब यहाँ पर यूकिम यूबिन के इतना ज्यादा करीब होता है कि यहाँ तक यूकिम यूबिन की सांस की खुशबू तक सूंघ पाता है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं अब तक कर चुका होता। ओके, सॉरी। तो यहाँ पर यूकिम वाटर एलिमेंट इस्तेमाल तो करता है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो लाइफ एनर्जी को भी फ्यूज कर देता है। मैं थ्रू आउट द सीरीज इस मानहवा में कितनी बार एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि लाइफ एनर्जी इन सारे के सारे डीमंस की वीकनेस होती है। तो यार यहाँ पर यूकिम इसी लाइफ और वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल करके यहाँ पर यूबिन के मुंह पे हाथ रख देता है, जिससे ये होगा कि ऑक्सीजन उसके दिमाग तक पहुंचेगी ही नहीं और बहुत जल्द यूबिन का इंसानी शरीर यहाँ पर बेहोश हो जाएगा और एस्मोडियस अपने कंट्रोल को खो देगा। और ये सब कुछ यूकिम इतने प्रिसाइज तरीके से कर रहा होता है कि अब तक तो यूकिम ने कोई गलती तक नहीं की होती और लो भी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रहा होता है। मत भूलिए दोस्तों, मैं आप सभी को एक लम्हा लेकर दोबारा से याद करवाता फिरूं कि ये सिचुएशन आखिर कितनी ज्यादा सीरियस है। एस्मोडियस जो है ये वन ऑफ द 6 डीमन किंग में से एक है। इसका ये मतलब है कि वो 6 डीमन में से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है। लेकिन यहाँ पर यूकिम जिस खूबसूरती से उस पर बाड़ी पड़ रहा है वो कंप्लीटली देखने लायक होता है। तो यार यहाँ पर यूकिम यूबिन से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ यूबिन, इस वक्त तुम्हें भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होगी, तो मुझे माफ करना। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर कोई और चारा भी नहीं है। हमें यहाँ पर एक लम्हे के लिए एस्मोडियस डीमन का चेहरा भी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कैसे हमारे यूकिम की ताकत से तड़प रही होती है। कुछ देर बाद हम देख पाते हैं यूबिन का इंसानी शरीर अब यहाँ पर अपने होश को खोने लगता है, लेकिन एस्मोडियस डीमन ने भी कच्ची गोलियां नहीं खे रखी होती। अब तक तो ये काफी ज्यादा स्मूथ चल रहा था। एस्मोडियस डीमन यहाँ पर यूकिम के जंगल से बाहर निकलने के चक्कर में अपने जिस्म में हर एक जर्रा जर्रा डेमोनिक एनर्जी को अनलीश करता है। वो जोरदार तरीके से चिल्लाते हुए हर तरफ अपनी डेमोनिक मानव को फैला देता है और बस हर तरफ तबाही ही तबाही होने लगती है। उसका माना पावर जाकर यहाँ तक एडवाइजर लिम को भी हिट करता है और वो भी इससे यहाँ तक डैमेज ले लेती है।
तो हाँ यार, यहाँ तक यूकिम भी इसकी अब माना पावर को देखकर काफी ज्यादा पीछे धकेलने जाने लगता है। अब उसको भी काफी ज्यादा मुश्किल आने लगती है, और अब आए भी क्यों ना, आखिरकार वो एस्मोडियस डीमन की माना पावर है। यूकिम काफी हैरानी से कहता है कि आखिर ये अभी भी कैसे इतनी ज्यादा हिलजुल कर पा रही है। मैं तो यहाँ तक इसके खिलाफ लाइफ एनर्जी का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि डीमंस की वीकनेस होती है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो मेरी इस वीक पोजीशन में भी इतनी ज्यादा खिलाफ वर्जी कर पाती। तो लो आगे से कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन यह भी कोई मामूली डीमन नहीं है, यह हरामी डीमन का मालिक है। यहाँ तक 6 डीमन के बीच में भी ये किंग के रैंक पर है। और ये बात मत भूलो, एस्मोडियस डीमन अभी भी अपनी फुल पावर में नहीं है, क्योंकि यहाँ तक अभी तक उसने यूबिंग के जिस्म को ठीक तरीके से अपने बस में नहीं किया। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, अगर एक बार भी इसने यूबिंग के जिस्म को अपने बस में कर दिया तो इससे लिपटना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इवन के हमारे लिए भी। तो तैयार रहना, अगर तुमसे गलती होती है तो हमें यूबिंग की जान को वहीं पर नोचना होगा। और जैसे तैसे करके वक्त गुजर रहा है, एस्मोडियस डीमन यूबिंग के जिस्म पे कंट्रोल लेता जा रहा है। इसका ये मतलब है हर एक मिनट में एस्मोडियस डीमन पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो मैं तुम्हें वार्न करता हूँ यूकिम, तुमने जो भी करना है जल्दी करो और इसी समय में करो। लो यहाँ पर यूकिम को एडवाइस देता है, मेरी मानो तो यहाँ पर लाइफ एनर्जी को बढ़ा दो, लेकिन ऐसा करने से तुम यूबिंग के जिस्म को भी काफी ज्यादा नुकसान दे सकते हो। और ये बात यूकिम को भी कहीं ना कहीं मालूम है। वो यहाँ पर एस्मोडियस डीमन के खिलाफ चाहे भले ही अपनी डेथ या लाइफ एनर्जी का इस्तेमाल करे, लेकिन इस बीच में अगर एक कतरे की भी थोड़ी सी बढ़ावा मिलता है तो यहाँ पर यूबिन अपनी जान को खो सकती है। इतना बड़ा रिस्क है, और हम सबको पता है कि लाइफ और डेथ एनर्जी को इस्तेमाल करना भी कितना ज्यादा मुश्किल होता है। और इसी बात का अंदाजा जल्दी एस्मोडियस डीमन को भी यहाँ तक हो जाता है, जिस वजह से एस्मोडियस डीमन इसी सिचुएशन से फायदा उठाते हुए यूकिम की स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़ के खुद ही अपने गले को धीरे धीरे करके काटने लगती है। उसका खून बहता देखकर यहाँ पर यूकिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एस्मोडियस डीमन इसके बाद क्या कहता है वो तो हम एस्मोडियस डीमन के मुंह से ही सुनते हैं। वो कहता है मुझे इतना तो मालूम पड़ गया है कि ये लड़की का जिस्म तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। वो यूकिम को वार्न करता है कि अगर तुमने मुझे अभी जाने ना दिया मैं अपना गला खुद ही काट दूंगी। उससे यहाँ पर यूबिन के जिस्म को नुकसान पहुंचाता देखकर यहाँ पर यूकिम के पास कोई और चारा तक नहीं बचता, जिस वजह से वो जैसे तैसे करके अपनी लाइफ एनर्जी को खाली बंद ही करता है। यहाँ पर एस्मोडियस डीमन अपनी एक्सट्रीम स्पीड का इस्तेमाल करते हुए हमारे यूकिम की पहुंच से दूर निकल के खड़ा हो जाता है, जो सब देखकर लो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार यूकिम बड़वे कहीं के, हम इतना ज्यादा करीब थे एस्मोडियस डीमन को खत्म करने के, तो वाकई में काफी ज्यादा सॉफ्ट हो, तुम्हें मजबूत बनना होगा। और ये सब देखकर यहाँ पर एस्मोडियस डीमन के चेहरे पर एक भयंकर सी मुस्कुराहट होती है। उसे इस बात की खुशी होती है कि उसने कैसे यूकिम को यहाँ पर एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए इस्तेमाल किया और उसके जंगल से बच निकला। यहाँ पर लो यूकिम को दोबारा से एहसास दिलवाता है कि यूकिम तुमने क्या किया, क्या तुम्हें इस बारे में जरा सा भी अंदाजा है? तुमने अपना सबसे स्मूथेस्ट और अपना सबसे बेस्ट चांस को जाने दिया, और अब तैयार रहना, इसके बाद क्या होता है उसकी जिम्मेदारी अब तुम्हारे सर पे होगी। यहाँ पर लो का मतलब साफ साफ शब्दों में यही होता है कि अगर यूबिन का जिस्म उसने पूरे तरीके से पोजेस कर लिया तो यूबिन का जिस्म हमें दोबारा कभी भी वापस नहीं मिलेगा। अब तुम्हें उसकी जान को नोचना पड़ेगा अगर वो सिचुएशन हमारे सामने आती है। तो यार यूकिम को भी अब कहीं जाकर एहसास हो जाता है कि उसने ये सबसे बड़ी गलती कर दी है, और अब कहीं ना कहीं लो की बातों में भी काफी ज्यादा दम है। यूकिम को अब उसकी जान को नोचने के अलावा शायद से कोई दूसरा चारा आगे चल के ना मिले। यूकिम यही सोच सोच के परेशान हो रहा होता है कि तभी हम एक अनजान आवाज को सुन पाते हैं। वो यूकिम से ठीक तरीके से सीधा सीधा जहमत होकर कहने भी लगता है, दिखने से तो लगता है कि तुम काफी बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हो। इस आवाज को सुनते सारे यूकिम फौरन से काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसने पहले भी इस आवाज को कहीं पर सुन रखा होता है। साफ शब्दों में कहूँ तो यह आवाज उसके जिस्म के अंदर से ही आ रही होती है। हाँ दोस्तों, यह आवाज यूकिम के दिमाग के अंदर उसकी डार्क परछाई की होती है, जिसे सीरीज के अंदर लुपिटर
जुपिटर और डार्क यूकिम के नाम से भी बुलाया जाता है। तो यहाँ पर जुपिटर उसे साफ शब्दों में कहता है, मुझे पता है अब सिचुएशन तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है, पानी तुम्हारे सर के ऊपर आ चुका है, मैं ज्यादा नहीं पकाऊंगा यूकिम, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। दोस्तों ये जुपिटर के कहने की ही देर होती है कि हम देख पाते हैं कैसे पूरे तरीके से इस पूरी की पूरी एरिना में एक खामोशी सी छा जाती है। हाँ दोस्तों, वो खामोशी इतनी ज्यादा अजीब होती है कि वो यहाँ तक एस्मोडियस डीमन का दम को भी तोड़ने लगती है। एस्मोडियस डीमन फौरन से समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे दोस्त, पर आखिर वो गड़बड़ क्या है वो उसे ठीक तरीके से समझ में नहीं आती। उधर ही हम यूकिम को देख पाते हैं जहाँ पर अचानक से उसकी बॉडी को पूरे तरीके से डार्कनेस ढक लेती है। उसका जिस्म बिल्कुल मुरझाया मुरझाया सा एक डीली जान जैसा जिस्म लग रहा होता है, जिसके अंदर कोई सोल ना पाई जाती हो, एक बेजान जिस्म। और फिर इसी में सबके सामने आता है हम सबका वर्स्ट नाइटमेयर। हम देख पाते हैं कैसे यूकिम के चेहरे में एक ईवल सी स्माइल होती है, जो देखकर जुपिटर इतना तो समझ जाता है कि यूकिम के जिस्म में कुछ बदलाव हुआ है। अचानक से आसपास का माना यूकिम के शरीर के अंदर और यूकिम के शरीर के बाहर, यूकिम के शरीर के आसपास बदल गया है। वो इतना ज्यादा खटन माना होता है कि यहाँ तक एस्मोडियस को सांस लेने में भी दुश्वारी आने लगती है। दोस्तों यहाँ पर पता है इसके बाद यूकिम क्या कहता है? मजे की बात यह है यहाँ पर यूकिम कुछ भी नहीं कहता, बल्कि इसके बजाय चंद ही लम्हों में यहाँ पर एस्मोडियस डीमन यूकिम को अपने चारों ओर पाता है। वो इतनी स्पीड से यूकिम उसके आसपास से गुजर रहा होता है जो देखकर एस्मोडियस डीमन तंग सा रह जाता है। एस्मोडियस डीमन ऊपर देखता है तो वो वहां पर भी यूकिम को पाता है, वो नीचे देखता है वो वहां पर भी यूकिम को पाता है, वो लेफ्ट और राइट देखता है वो यहाँ तक वहां पर भी यूकिम को पाता है। बस से बदतर वो यूकिम को अपने पीछे भी महसूस कर पाता है। अगर आप शब्द में कहूँ तो यूकिम हर तरफ मौजूद होता है। उसी में से पीठ पीछे से निकल कर आता है एस्मोडियस की, कोई और नहीं बल्कि यूकिम। यूकिम उसके इतना ज्यादा करीब पहुंच के उस पर जैसे तैसे अपना पहला पंच बरसाता है तो एस्मोडियस डीमन उससे काफी करीबी से ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन उसके अंदर इतनी बड़ी ताकत मौजूद होती है कि वो सीधा एस्मोडियस डीमन को एरिना के एक कोने से उड़ा के एरिना के दूसरे कोने तक जा फेंकता है। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है कि अगर आप लोग सोच रहे कि यूकिम के जिस्म के साथ क्या हुआ है, सबसे पहले तो आप लोगों को ये नोटिस करना चाहिए कि यूकिम के जिस्म में बदलाव आ चुके हैं। छोटे मोटे बदलाव नहीं, यहाँ तक यूकिम का फाइटिंग स्टैंस भी बदल गया है। अगर आप लोग नोटिस करो यूकिम मोस्टली स्वॉर्ड से लड़ता है, लेकिन एस्मोडियस डीमन के पास आते सारे उसने सबसे पहले पंच को बरसाया है। हाँ दोस्तों, आम शब्दों में कहूँ तो यहाँ पर यूकिम हरगिज अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर रहा। आम शब्दों में यहाँ पर डार्क यूकिम ने यूकिम के कहने पे उसके जिस्म को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। और उसकी ये खटन सी पावर देखकर और उसका ये भयानक सा रूप देखकर यहाँ तक एडवाइजर लिम के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो काफी ज्यादा फिक्रमंदी से बोलती है कि कियास की सील पूरे तरीके से टूट चुकी है। चाहे भले ही ये सब कुछ यहाँ पर जुपिटर एके डार्क यूकिम एके लुपिटर ने सब कुछ ये यूकिम के कहने पे ही किया होता है, पर इस सब के बावजूद भी उसने जिस बुरे तरीके से यूकिम के जिस्म को पंच मारा होता है, ये सब देखकर यहाँ तक यूकिम भी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो यहाँ पर डार्क यूकिम को वार्न करता है कि तुम्हारा ये पंच यहाँ तक यूकिम की जान भी ले सकता है। पर जिस खूबसूरती से यहाँ पर जुपिटर इस सिचुएशन को हैंडल कर रहा होता है, ये देखकर लोग कहने भी लगता है, बुरा न मानना मास्टर, वैसे तो आपसे कई गुना ज्यादा बेहतर कर रहा है। वो यहाँ पर काफी सब दिल का मालिक है, जिस वजह से उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो वही कर रहा है जिसकी हमें जरूरत है। यहाँ पर लो से एडवाइस देते हुए कहता है, मेरी मानो तो जुपिटर यहाँ पर उसकी और भी धुलाई करो और भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। वैसे भी तुम उसे जितना पीटोगे ऐसा करने से एस्मोडियस डीमन ही वीक पड़ेगा, क्योंकि इससे ज्यादा देर हमने कर दी तो बाद में तो हमें वैसे भी यूकिम को मारना ही पड़ेगा। यूकिम उस पर गुस्सा हो जाता है, तुमने क्या कहा? तुम्हारा मतलब क्या हमें बाद में वैसे भी यूबिंग की जान को नोचना है? तो आगे से लो कहता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम यूबिंग को बचाना चाहते हो यही एक सुनहरा मौका है, वरना बाद में हमें वाकई में उससे मारना ही पड़ेगा। तो हाया अब दूर मिट्टी जैसे तैसे करके क्लियर होती है। हम दीवार के अंदर धसे पड़ी एस्मोडियस डीमन को देख पाते हैं। तो यहाँ पर अब डार्क यूकिम के जिस्म को देखते हुए कहती है कि किंग गिग्यू के जिस्म में अचानक से इतने बड़े बदलाव कैसे आए, उससे यहाँ पर घंटा समझ
में नहीं आ रहा होता। वो सोच रही होती है कि एक लम्हे पहले तो यहाँ पर यूकिम सुजेन के जिस्म की काफी ज्यादा परवाह कर रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से उसने पंच मारा है वो साफ शब्दों में इतना बता रहा है कि वो बस जान को मेरी नोचना चाहता है, चाहे इसके बदले में यूबिन खुद मारी जाए। एस्मोडियस डीमन कहने भी लगता है, मैं तो वैसे बस थोड़ा सा टाइम बाय करना चाहता था जब तक मैं यूबिन के जिस्म को पूरे तरीके से कब्जा ना कर लूं, पर अब जिस गंदे तरीके से यूकिम ने खेलना शुरू कर दिया है मुझे नहीं लगता कि वो मुझे इतना ज्यादा टाइम ही देगा। ये सब कहते कहते यहाँ पर एस्मोडियस डीमन वहीं पे बैठे बैठे अपने बालों का इस्तेमाल करके यहाँ पर डार्क यूकिम पे टूट पड़ता है। उसका बाद जैसे तैसे जुपिटर एक डार्क यूकिम की ओर पहुंच रहा होता है। यहाँ पर जुपिटर को घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसके चेहरे पे एक अजीबोगरीब किस्म की कामनेस सी मुस्कुराहट सी होती है। उसके बाद अब जैसे ही यहाँ पर जुपिटर को लगने ही लगते हैं, वो पावर ऑफ कियास का इस्तेमाल करके उसके सामने वाले बालों को तो रोक देता है, लेकिन वो थोड़ी देर में नोटिस करता है कि उसके बाल कुछ अजीबोगरीब किस्म से बर्ताव कर रहे हैं। इवन के पावर ऑफ कियास का इस्तेमाल करने के बावजूद भी कुछ बाल यहाँ तक जुपिटर तक जा पहुंचते हैं। जुपिटर जब मार के पीछे हटता है और उन बालों को वहीं पर डॉज कर लेता है, जो देखकर यहाँ पर जुपिटर अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि पावर ऑफ कियास तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो आने वाले हर चीज को रोक लेता है। उस हमले को देखकर हवा में ही अब जुपिटर सोचने लगता है, ये कैसा अजीबोगरीब किस्म का वार था जो कि पावर ऑफ कियास के बावजूद भी आगे बढ़ता रहा। तो यहाँ पर लो से समझाते हुए कहता है, क्योंकि तुम इसे ब्लॉक कर ही नहीं सकते, ना कि कोई दूसरा बंदा कर सकता है। वो बताता है क्योंकि ये कोई मामूली अटैक नहीं था, बल्कि साटन की अपनी फिजिकल बॉडी थी। यहाँ पर लूसीफर एक लो एक्सप्लेन करते हुए कहता है, मैं जब सारे के सारे डीमंस का मालिक होता था तो ये पावर्स मैंने उन्हें दी थी। मैंने ये उन्हें 6 डीमंस को ऐसी पावर दी थी जो कि पावर ऑफ कियास भी ब्लॉक नहीं कर सकती। तो दोस्तों इसी वजह से तो कहीं जाकर हमें ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि पावर ऑफ कियास लो के दिए हुए अटैक्स को नहीं रोक पाती। और अगर हम लेविथियन डीमन की बात करें तो उसके नोकीले फैंग, उसके नोकीले दांत मैंने उससे वेपन के तौर पे दिए थी, जिसे कियास की पावर भी ब्लॉक नहीं कर सकती। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि पावर ऑफ कियास उसे क्यों नहीं ब्लॉक कर पाती, इसकी सिंपल वजह यह है कि पावर ऑफ कियास लूसीफर की पावर से ही बनती है, और जबकि ये वेपन्स भी, ये हमले भी लूसीफर की पावर से ही बनते हैं, जिस वजह से दोनों एक दूसरे को नहीं रोक पाते। पर यहाँ पर लो से वार्न करता है, चूंकि वो अपनी इस खास पावर का इस्तेमाल कर पा रही थी। इसका ये मतलब है कि ऑलरेडी यूकिम ने उसे इतना ज्यादा टाइम दे दिया है कि वो बहुत जल्दी यूबिन के जिस्म को कैप्चर करने वाला है। तो अगर यूबिन को हमने बचाना है तो अभी ही हमें कुछ करना पड़ेगा, बहुत कम समय बाकी है। तो वहीं पर हम देख पाते हैं जुपिटर आसमान में एक छलांग लगाता है और बस बीच हवा में ही खड़े जुपिटर कहता है, बस इतनी सी बात है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है। इस मुस्कुराहट के साथ जुपिटर यहाँ पर कहता भी है, फिक्र मत करो, इस बैटल को मैं अभी कुछ 10-20 सेकंड में ही खत्म कर दूंगा। उसकी इतनी बड़ी बात को सुनता देखकर और उसे इस सिचुएशन में इतना रिलैक्स देखकर यहाँ पर यूकिम भी सोचने लगता है कि वो ऐसा क्या करने वाला है कि वो इस पूरे के पूरे बैटल को 20 से 40 सेकंड के बीच में ही खत्म कर देगा। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं जुपिटर फौरन से आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है। वो लोगों को कहता भी है, इससे पहले मैं 30 से 40 सेकंड इस पूरे बैटल को एंड करूं। मैं चाहता हूं इसे सच्चाई में बदलने के लिए तुम यूकिम को कस के पकड़ी रखो, क्योंकि अब जो होने को जा रहा है वो यूकिम से देखा नहीं जाएगा। ये सब बोलते हुए उसके चेहरे पे एक ईवल सी मुस्कुराहट होती है। उस मुस्कुराहट को देखकर शायद से सामने वाले की जान वहीं पर नोच ली जाए। और अब यहाँ पर एस्मोडियस उसे भी देख रहा होता है कि ये हर वक्त मुस्कुरा रहा क्यों है, कि देखते देखते यहाँ पर दोबारा से जुपिटर एस्मोडियस की नजरों से गायब हो जाता है। यहाँ पर एस्मोडियस डीमन को इतना भी सोचने का वक्त नहीं मिलता कि आखिर जुपिटर गया तो गया ही कहां पर, कि उतने में ही वो जुपिटर को अपने ठीक सामने पाता है। उससे इतना ज्यादा चेहरे के अपने करीब देखकर यहाँ पर एस्मोडियस डीमन को अपना हाथ तो हिलाना छोड़ो, वो अपनी पलके तक नहीं चपका पाता।
इतना करीब आ गया होता है यूकिम उसकी सोच से भी ज्यादा बढ़कर। और अब एस्मोडियस डीमन को समझ में आती है कि मुझे उसके वार को रोकना होगा। कि तब तक यहाँ पर डार्क यूकिम का पंच फौरन तरीके से एस्मोडियस के मुंह पे इतने बुरे तरीके से पड़ता है कि उससे हम देख पाते हैं कैसे एस्मोडियस का जिस्म पूरे तरीके से बेंट हो जाता है। और उसकी पंच की इस कदर बड़ी ताकत होती है और इस कदर बुलंद आवाज, इस कदर बड़ी आवाज निकलती है कि वो इस पूरी की पूरी चार दीवारी के अंदर गूंजने लगती है। जो देखकर यूकिम उस पे चिल्लाने लगता है कि ए पागल, तुम उल्टा यहाँ पर यूबिन को ही मार डालोगे। पर यहाँ पर लो वैसे ही करता है जैसे कि जुपिटर ने उससे रिक्वेस्ट की थी। वो यहाँ पर यूकिम के जिस्म को जा पकड़ता है और उसके मुंह पे हाथ रख देता है। यहाँ पर लो कहता भी है बुरा मत मानना मास्टर, लेकिन यहाँ पर जुपिटर आपसे ज्यादा समझदार है। अगर हमने अभी कुछ ना किया तो आगे चल के एस्मोडियस डीमन हमारे लिए सर का दर्द बन जाएगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर लो जुपिटर पे अंधा भरोसा कर रहा है। वो यहाँ पर जुपिटर को भी अपनी कातलाना निगाहों से घूरते हुए कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर जर्रा भी अपनी हद को पार करने की कोशिश की तो मैं कसम उठाकर कहता हूँ, मैं अपने मास्टर की कसम उठाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने हाथ से मार डालूंगा। जुपिटर को यहाँ पर उसकी वार्निंग से घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तब भी वो इतना कहता है कि हाँ मुझे तुमसे इतनी उम्मीद तो है। इसके बाद वो फौरन से एक और खतरनाक किस्म की किक को यहाँ पर एस्मोडियस डीमन के मुंह पे दे मारता है। उस किक के अंदर इतनी बड़ी ताकत होती है कि यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एस्मोडियस डीमन का सर चकराने लगता है, जिस वजह से उसे ठीक तरीके से अब दिख रहा तक नहीं होता। इसके बाद एस्मोडियस डीमन ऊपर जाते हुए एक खतरनाक किस्म के पंच के दम पर यहाँ पर एस्मोडियस डीमन को जमीन के अंदर दसा देता है। उस दौरान वो कहता भी है कि लो फिक्र मत करो, यकीन करो, मैं अभी भी अपनी फुल ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा और ना ही मैं उस हद को पार करूंगा जिसकी तुमने मुझे धमकी दी है। तो यार मेरे भाई लोगों, अब जिस तरीके से एस्मोडियस डीमन जमीन के अंदर दसा गया होता है, यकीन करो ये एस्मोडियस डीमन के अंदर जितनी भी जान बची थी वो इस पंच के दम पर वहीं पर ले ली गई है। जमीन के अंदर इतना बड़ा खड्डा देखकर यहाँ पर एडवाइजर लिम के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो यहाँ पर जोरदार तरीके से चिल्लाते हुए यूबिन के नाम को पुकारती है। पर यहाँ पर एडवाइजर लिम ने काफी बड़ी पहले डैमेज ले ली थी, जिस वजह से उनके सीने में दर्द सा होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। और ये सब देखकर यहाँ तक यूकिम भी जुपिटर पे चिल्लाने लगता है कि साले मैं तुझे अपने हाथों से मार डालूंगा अगर तूने यूबिन के जिस्म को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाया हो। तो आगे से इस पर जुपिटर भी कहता है यार तू कितना ज्यादा चिल्लाता है। अगर ये बात सच है कि यूबिन यहाँ पर एडवाइजर लिम के लिए पहले काम करती थी तो इसका ये मतलब है कि वो भी एक वक्त में एक रैंकर हुआ करती थी। तो हाँ यार वो चूंकि एक रैंकर है तो वो इतनी जल्दी मारी नहीं जाएगी। दोस्तों ये सब कुछ जो आप लोगों ने देखा कि जुपिटर कितना ज्यादा बैड एस है, ये तो कुछ भी नहीं है। जुपिटर यहाँ पर अभी अपने असली रंग को दिखाता है। वो यहाँ पर अपने हाथों को एस्मोडियस डीमन की ओर ले जाते हुए कहता है वक्त आ गया है यूकिम, जिस बात का मैंने तुमसे वादा किया था। वो यहाँ पर एस्मोडियस डीमन के मानव को अपने हाथ से जा पकड़ता है और वो यहाँ पर एस्मोडियस डीमन की असली शक्ल को सामने लाते हुए कहता है कि जरा हम भी तो देखें कि हमारी क्वीन आखिर कितनी ज्यादा सुंदर है। और अगर हम एस्मोडियस डीमन का असली चेहरा देखें तो भाई ये भी प्यारी है। सबसे बढ़ के तुम लोग यहाँ पर एस्मोडियस डीमन के संतरे देखो और इसकी बॉडी को देखो, एकदम खूबसूरत बॉडी है। और अगर मैं आप सभी को बताऊं तो इसके और यूबिन के संतरों में बस 19-20 का ही फर्क है। हाँ दोस्तों, दोनों के संतरों का साइज लगभग ऑलमोस्ट बराबर का ही है। हाँ दोस्तों, तो इसका ये मतलब है कि जब भी तुम लोग इसके संतरों को चूसोगे तो ज्यादा दोनों के बीच में फर्क नहीं देखने वाला। तो अगर आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैं दोनों में से किसके संतरों को चूसूंगा, तो आखिर अब चूसने की बात चल रही है तो मुझे ये बताओ, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं दोनों में से एक के क्यों चूसूं, दोनों की क्यों ना चूस लूं। वेल एनीवे, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पर एस्मोडियस डीमन यूकिम से जहमत होकर कहने लगती है कि आखिर एक इंसान कैसे इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो यहाँ पर जुपिटर उसे एहसास दिलवाता है कि यकीन करो, जिस यूकिम को तुम एक लम्हे पहले जान रही थी वो तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। अब मेरा मामला काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मैं अब क्या बोलूं, मैं इंसान नहीं हूँ। खैर यहाँ पर जुपिटर अब अपनी ऑरा से उभरने लगता है। वो यूकिम से कहता है कि कहाँ
पे थामे। हाँ, अब वादे को निभाने का वक्त आ चुका है। जैसे कि हमारे बीच में डील हुई थी कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में मैं एस्मोडियस डीमन को निगल लूंगा। वो यहाँ पर एस्मोडियस डीमन के काफी ज्यादा करीब आते हुए कहता है, ज्यादा हिलना मत, बस तुम्हें थोड़ा सा ही दर्द होगा। जो सब देखकर यहाँ पर एस्मोडियस डीमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फिक्रमंदी से कहती है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। नहीं, वो नहीं करने वाला। खैर, जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि एस्मोडियस डीमन एक दरिंदा है और अभी भी अपने असली चेहरे को छुपा के रखा हुआ है। तो हाँ यार, यहाँ पर अभी हम जुपिटर के असली चेहरे को देख पाते हैं। वो यहाँ पर अपनी असली फॉर्म में आता है, जो कि किसी दरिंदे से कम नहीं होता, और उसका मुंह इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि वो यहाँ तक एस्मोडियस की सोल को जा निगलता है। और इसी में यहाँ पर सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए कहता है कि जुपिटर ने एस्मोडियस डीमन को मार डाला और उसकी सोल को निगल लिया। तो दोस्तों, इसी में सीन कट होता है और अब हमें कुछ लम्हे के बाद दिखाया जाता है जहां पर यूकिम अपनी लाइफ एनर्जी का इस्तेमाल करके यूबिन के जिस्म को हील कर रहा होता है। वो यहाँ पर उसकी सारी की सारी फिजिकल चोटों को तो हील कर देता है, लेकिन यहाँ पर अभी भी यूबिन को इतनी जल्दी होश नहीं आने वाली, क्योंकि दोस्तों उसका पूरा का पूरा जिस्म यहाँ पर एस्मोडियस डीमन के हाथों खत्म होने को जा रहा था। बस मरते मरते बची है वो। इसका यह मतलब है कि यहाँ पर यूकिम ने उसके फिजिकल जिस्म को तो ठीक कर दिया, लेकिन अंदर से सोल ने अभी भी काफी बड़ी डैमेज ले रखी है। पर हमें यहाँ पर मालूम पड़ता है कि अभी भी ये जिस्म पूरे तरीके से जुपिटर ही चला रहा था, और अभी थोड़ी देर में यहाँ पर यूकिम उसके साथ स्विच करता है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर जैसे तैसे करके यूकिम अपने शरीर का कंट्रोल जुपिटर से वापस लेता ही है कि अचानक से यहाँ पर यूकिम के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसके सीने में सख्त तरीके से दर्द होता है, जिस दर्द से तड़पते तड़पते यहाँ पर यूकिम अपने घुटनों पर बैठ जाता है। यूकिम को अपने घुटनों पे बैठा देखकर यहाँ पर बनहट काफी ज्यादा फिक्रमंदी से कहने लगती है कि मास्टर, आप ठीक तो है ना। यूकिम दर्द से तड़पते हुए कहता है कि मेरी बॉडी को आखिर क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे जिस्म इतना बारी बारी क्यों फील हो रहा है। यूकिम के सीने में एक अजीबो गरीब किस्म की दर्द की लहर दौड़ी होती है। तो यहाँ पर लो जुपिटर को गाली बकते हुए कहता है कि इस मादर डैश ने यूकिम की बॉडी को जानबूझ के इतना ज्यादा पुश किया। उस मादर डैश ने शुरू में तो ऐसे ऐड कर रहा था कि जैसे कि सारी की सारी सिचुएशन उसके अंडर कंट्रोल में है, लेकिन अगर सच कहूं तो उस बगैरत के बच्चे ने तुम्हारी बॉडी की घंटा परवाह तक नहीं की, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर की आर्म स्पीड ही यूकिम के हाइपर एक्सेलरेशन मोड से ज्यादा बढ़कर है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए लो से सिंपल शब्दों में कहता है कि इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे कि तुमने कई बार हाइपर एक्सेलरेशन मोड का इस्तेमाल किया है। यूकिम दर्द से तड़पते हुए कहता है कि इस बड़वे ने वाकई में मेरी बॉडी की घंटा परवाह नहीं की, और जो भी उसके दिल में आया उसने खाली वही किया। पर यहाँ पर लो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है कि चाहे जो भी हो, लेकिन उसने हमें एक चीज का सबक तो जरूर दिया है। उसे लड़ता हुआ देखकर हमें ये सीख मिली है कि यूकिम, उसने तुम्हारी बॉडी का इस्तेमाल करके इस जानलेवा स्पीड का कई बार इस्तेमाल किया, और उसके एक एक पंच में आखिर कितनी बड़ी ताकत थी, इसने इस बात का सबूत दिया है। यूकिम, अगर तुम थोड़ी सी और ट्रेनिंग करो तो तुम बिल्कुल जुपिटर की तरह ही स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। मत भूलो यूकिम, वो तुम्हारी ही काली परछाई है, और बेसिकली वो सारी की सारी तुम्हारी एबिलिटीज का ही इस्तेमाल करके लड़ रहा था, जिससे ये क्लियर हो गया कि सबसे पहले तुम्हें अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, और दूसरा तुम्हें उसकी तरह सख्त दिल बनना होगा। अगर तुम जुपिटर की इन दोनों चीजों को अपना लेते हो तो तुम्हें जुपिटर की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। तो आप शब्दों में इतना तो लो ने क्लियर कर दिया कि यूकिम इससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ के स्ट्रॉन्ग है जितना कि हमने सोचा था। ये सारी की सारी बातें चल रही होती है कि अचानक से यहाँ पर यूकिम को एक अजीबो गरीब किस्म की पावर सेंस होती है। इसका ये मतलब है कि कोई और तेज से यहीं पर बढ़ रहा है। यूकिम ये जैसे तैसे सोच रहा था, अब तो उसे कदम की चलने की आवाजें भी सुनाई देने लगती है, और हर एक कदम के साथ ही साथ उसकी बहती हुई एनर्जी को यूकिम यहाँ तक महसूस कर पाता है। देखते देखते जिस एंट्रेंस से पहले यूकिम यहाँ पर एंटर हुआ था, उस एंट्रेंस को तोड़ते तोड़ते उसी के अंदर से कोई और अनजान शख्स निकल कर आते हैं। अब जू हमें उसका सामने से चेहरा दिखाया जाता है, वो कोई अनजान शख्स नहीं बल्कि ताओ चैन होता है। इस बंदे से यूकिम पूरे तरीके से वाकिफ होता है। हाँ दोस्तों, ये लोग एक दूसरे को जानते होते हैं और गुड टर्म्स में होते हैं, और एक दूसरे से पहले भी मिल
मिल चुके हैं। पर यहाँ पर चैन अपनी वेपन को अपने हाथ में मजबूती से थामते हुए यूकिम की ओर देखते हुए कहता है कि मिल ही गए फाइनली, करवान गिल्ड, अपनी मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ। पर यूकिम को समझ में नहीं आती कि ये साला आखिर मुझे करवान गिल्ड से क्यों समझ रहा है। इससे पहले यहाँ पर यूकिम उससे कुछ कह भी पाता कि चैन उसे ज्यादा वक्त ही नहीं देता। वो फौरन से कुछ कह बगैर यहाँ पर यूकिम पे टूट पड़ता है। यूकिम उसके आते हुए हमले को वहीं पर अपने हाथ से रोकते हुए कहता है कि आखिर इस सब का क्या मतलब है। उतने में ही चैन दूसरा वार करता है। यूकिम पीछे हटता है। यूकिम उससे कहता भी है कि मेरी बात तो सुनो, पर क्योंकि चैन उससे बोलने का मौका तक नहीं दे रहा होता, यहाँ पर यूकिम उससे काफी ज्यादा तंग सा रह जाता है। वो फौरन से अपने हाथ को बढ़ाते हुए उसके गिरबान से पकड़ के उससे सीधा जमीन के अंदर गाड़ देता है मेरे भाई लोगों। जो सब देखकर यहाँ तक उसके साथियों का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी भी किसी को इतनी खूबसूरती से चैन को जमीन के अंदर गाड़ते हुए नहीं देखा होता। इसके बाद यहाँ पर यूकिम चैन को देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग पहले भी एक दूसरे से मिल चुके हैं। तो यहाँ पर लो यूकिम का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओए गधे कहीं के, जाहिर सी बात है वो तुझे नहीं पहचानेगा, क्योंकि इस वक्त तूने रूप को बदला हुआ है। तो अब अगले ही पल में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर यूकिम और चैन पूरे के पूरे एक साथ बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर यूकिम ने उससे सारी की सारी सिचुएशन समझा दी होती है। पर यहाँ पर यूकिम थोड़ा हैरानगी से कहता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे ख्याल ये सब कुछ को एक्सप्लेन करने से ही तुम कैसे मान सकते हो कि मैं ही यूकिम हूँ, जबकि मैंने अभी तक तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाया ही नहीं। क्या पता मैं वाकई में करवान गिल्ड से होता और तुमसे झूठ बोला होता, मैं शायद से तब तक तुम्हारी जान को नोच भी चुका होता। तो आगे से चैन कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैं जब तुम्हारे खिलाफ गया तुमने खाली एक ही हाथ से मुझे जमीन के अंदर धंसा दिया, और मैंने कभी भी इतना ओवर पावर्ड महसूस नहीं किया। चूंकि तुम वो करने में कामयाब रहे, तुम जरूर किन गिग्यू ही होगे, और वैसे भी अगर तुम यूकिम ना होते तुम ऐसे सवाल पूछते ही नहीं। बद से बदतर, अगर तुम वाकई में करवान गिल्ड के ही मेंबर होते तो तुम मुझे तब ही मार देते जब तुमने मुझे जमीन के अंदर धंसा दिया था। और अगर इस वक्त तुम वाकई में करवान गिल्ड के मेंबर भी होते, हमारी सिचुएशन इतनी ज्यादा कठिन है कि ऑलरेडी हमें रिस्क थोड़ा सा लेना ही पड़ता। आगे से यूकिम सवाल पूछता है, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। तो वो यूकिम को एक और पहेली देते हुए कहता है, क्योंकि जिस तरीके से हालात चल रहे हैं चाइना की सोसाइटी में प्लेयर का सिस्टम पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। यूकिम उसे दोबारा से बोलता है, तुम जो भी कहना चाह रहे हो खुल के कहो। तो वो यहाँ पर यूकिम को एक्सप्लेन करता है कि चाइना की प्लेयर एसोसिएशन पूरे तरीके से करप्ट हो चुकी है डीमंस के बलबूते से। चाइना की प्लेयर सोसाइटी अब पूरे तरीके से डीमंस कंट्रोल करते हैं। इस वजह से वो यहाँ पर ज्यादा वक्त गवाए बगैर फौरन से यहाँ पर यूकिम से मदद मांगता है। यूकिम हैरानगी से कहता भी है कि ऐसी सिचुएशन में मैं तुम्हारी कैसे ही मदद कर सकता हूँ। वो यहाँ पर यूकिम से माफी मांगते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि मैंने एकदम से तुम्हें पुशी पोजीशन में रख लिया, और ये काफी शर्म की बात है कि मैं तुमसे इतने शॉर्ट टर्म में मदद मांगने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पर सच तो यह है, जो प्लेयर्स करप्ट हो चुके हैं डीमंस के बलबूते पे, इन्हें रोकना इतना ज्यादा मुश्किल है, तो शायद से ये हमारे बस की बात भी नहीं है। क्योंकि मेरे पास जितने भी ट्रस्टवर्थी बंदे थे वो सारे के सारे इस वक्त मेरी टीम का हिस्सा बन चुके हैं। हमारे पास बंदे काफी ज्यादा कम है, जबकि दुश्मन इतने ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी काफी ज्यादा है। वो यूकिम से रिक्वेस्ट करता है कि ये सिर्फ चाइना तक की बात नहीं है, बल्कि बहुत जल्द यहाँ तक ये बात कोरिया तक जा पहुंचेगी, और तुम्हारे लोग भी, तुम्हारे प्लेयर्स भी करप्ट होने लगेंगे। सच कहूँ तो ये चाइना वर्सेस डीमन नहीं है, बल्कि मैनकाइंड वर्सेस डीमन है। ये इंसानियत की लड़ाई है, और इंसानियत को कुछ भी करके जीतना ही होगा। तुम ही इंसानियत की वो वाहिद उम्मीद हो। पर उसकी ये बात सुनते सारे यहाँ पर लोग अपना पेट पकड़ के जोर जोर से हंसने लगता है कि ये बड़वा, आखिर ये बड़वा इंसानियत की उम्मीद बन चुका है। सोचो आखिर इंसानों का लेवल, उनका ओरा कितना ज्यादा माइनस हो चुका है। पर जबकि ये सब कुछ सुन के बलहट काफी ज्यादा खुश होती है कि मेरा मास्टर कितना ज्यादा औसम है कि वही इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। यूकिम एक गहरी सांस को छोड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, क्यों ना हम कहीं और जाकर इस बारे में बात करें। सबसे बढ़ के हमें इनका कुछ करना पड़ेगा, ये लोग शायद से जख्मी है। जिस पर आगे से चैन माफी मांगते हुए कहता है कि मेरी बहुत बड़ी गलती है, मैं अपनी ही सिचुएशन में इतना ज्यादा गहराइयों में चला गया, ये तो मेरे दिमाग से निकल गया कि यहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं जिनकी सोल डैमेज हो चुकी
चुकी है। यूकिम यहाँ पर खड़े होते हुए कहता है, अगर तुम वाकई में मुझ पे भरोसा करते हो तो बस तुम क्या मेरे पीछे आना चाहोगे? तो मेरे भाई लोगों, इसी तरह यूकिम यहाँ पर चेंग को पोर्टल में से गुजारते गुजारते अपने टावर के अंदर ले आता है। यूकिम की बेस में कदम रखते सारी सबसे पहले चेंग आसपास की चीजों को नोटिस करता है। वो बड़ा सा किंग गिग्यू नामी टावर और ऊपर अजीबोगरीब किस्म की चीजों को उड़ता देखकर वो कहने भी लगता है कि ये आखिर कौन सी जगह है। तो यूकिम यहाँ पर बैठ के उसे समझाने के बजाय बस उतना ही कहता है कि मेरी जगह में तुम्हारा स्वागत है। अगले ही पल में हम देख पाते यहाँ पर यूकिम को टेंशन हो रही होती है, क्योंकि अभी तक ना ही यहाँ पर एडवाइजर लिम को होश आई होती है और ना ही यूबिन को आई होती है। तो यहीं पर यूकिम लो से पूछता है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो लो? मैंने उनके लिए अपनी लाइफ एनर्जी का भी इस्तेमाल किया, इसके बावजूद भी उनके जिस्म ऊपर से तो हील हो गया, लेकिन अंदर से अभी भी इन्हें होश नहीं आई। लो आगे से उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है, एडवाइजर लिम को तो इसलिए होश नहीं आ रहा क्योंकि उसने अपनी इस बूढ़े जिस्म की एक एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया है। और जहाँ तक बात यूबिन की है, यूबिन की सिचुएशन इससे भी कई गुना ज्यादा कठिन है। एस्मोडियस डीमन ने लगभग पूरे तरीके से उसके जिस्म को कॉन्कर कर लिया था और ऐसा करने की वजह से यहाँ पर यूबिन की सोल को बड़ी कीमत देनी पड़ रही है। आम शब्दों में यहाँ पर यूबिन का वेसल ही डैमेज हो गई है। ये सुनते सारी हम यूकिम के चेहरे में वो उदासी सी और वो डिसअपॉइंटमेंट सी देख पाते हैं कि वो यहाँ पर यूबिन को जैसे कि बचाने में नाकाम रहा। लो यहाँ पर कहता है कि यूबिन को तो फिलहाल यहाँ पर एक्साइलर ही बचा सकता है। अब जिन्होंने इस मानवा के पिछले चैप्टर्स मेरे चैनल में देख रखे हैं उन्हें पता होगा कि एक्साइलर को ऑब्टेन करना आखिर कितना ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर यूकिम फिक्रमंदी से कहता है कि यहाँ पर कुछ एली तो कर पाएगी, मैंने यहाँ पर एली को बुला लिया है। तो आगे से लो जवाब में बोलता है, हाँ मेरे ख्याल से एली कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी, लेकिन इसकी भी मैं गारंटी नहीं देता। यूकिम बोलता है, मुझे लगा ही था, जिस वजह से मैंने एली को जस्ट इन केस पहले से ही बुला दिया, लेकिन चूंकि एली काफी ज्यादा दूर है उसे यहाँ पर पहुंचने में वक्त लगेगा। वो ये बातें कर रही होते हैं कि इसी बीच में यहाँ पर यूकिम अपने पीछे किसी और को नहीं बल्कि मेरी चहेती मोमी सूजिन को पाता है। सूजिन का चेहरा उफ काफी ज्यादा क्यूट सा होता है, पर यहाँ पर मोमी सूजिन यूकिम को वार्न करते हुए कहती है कि इसके पास ज्यादा वक्त नहीं है और एली को यहाँ पर पहुंचने में वक्त लगेगा। यूकिम सोच रही होता है कि वो यहाँ पर क्या करे, तो मोमी सूजिन बोलती भी है, तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर क्या करना है। तो यूकिम पीछे मुड़ के कहता है कि क्या मतलब मुझे क्या करना है, आखिर तुम्हें कुछ पता है तो बोल क्यों नहीं देती। और यहाँ पर लो भी सोच रहा है कि मोमी सूजिन आखिर क्या ही कहने वाली है। और इतने में यहाँ पर मोमी सूजिन काफी ज्यादा सीरियस होके उफ छोड़ो यार, सबसे पहले ये देखो ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है। सॉरी, खैर यहाँ पर सूजिन काफी ज्यादा सीरियस होके कहती है, मैं कहती हूँ इन्हें मार डालो। तो दोस्तों यहाँ पर सूजिन का क्या मतलब था वो तो हम आगे आने वाली एपिसोड में ही जानेंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वाली वीडियो यहाँ पर अपने एंड को हिट करती है। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज कहूँ या फिर नमस्ते, नेवरदलेस जाना तो मेरा बनता है।